सो गाइज वेलकम बैक एंड दिस साइड योर विजय हियर। रिबल्स एंड राज का पार्ट 6 वाला आपका चैप्टर बहुत आपका इसमें स्वागत है। चैप्टर आप देख सकते हो चैप्टर 11 था और हमने बहुत सारा क्या कहते हैं बहुत कुछ आपको इसमें बताने की कोशिश करी है इस चैप्टर के अंदर। एंड दिस इज द लास्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर एंड इन दिस पार्ट आई एम गोना टेल यू अबाउट व्हाट इज द इंपॉर्टेंट ऑफ दिस चैप्टर। 1857 की क्रांति हमें लॉस में क्यों हुई और उसके बाद भारत के अंदर क्या बदलाव यानी कि रिजल्ट हमें देखने को मिले। वीडियो का लास्ट पार्ट है, आई होप आपने सारे पार्ट देखे होंगे। और हम क्या कहते हैं उसके बाद नेक्स्ट सीरीज जो है हर चैप्टर को 20 मिनट्स में खत्म करने की कोशिश करेंगे। मैं एक सीरीज लेके आ रहा हूँ नई और आई होप वो क्लास 11th और 12th के सभी बच्चों के लिए बहुत बेनिफिट रहेगी। उसे ज़रूर देखने की कोशिश करिएगा, उसे वॉच आउट करिएगा, वो आपके पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़रूरी रहेगी। सो अगर आप चैनल पे नए हैं तो जुड़ने की कोशिश करिएगा और चैनल के ऊपर अगर आप क्या कहते हैं नहीं जुड़े हैं अभी तक तो जुड़ जाइएगा। इंस्टाग्राम पे भी आप जुड़ सकते हैं हमारे साथ, टेलीग्राम पे भी जुड़ सकते हैं, फेसबुक पेज पे भी जुड़ सकते हैं। जिसमें टेलीग्राम में क्या है कि हम आपको जो भी नोट्स होते हैं वो सारे प्रोवाइड करवा देते हैं, आपके पेपर के लिए बहुत बेनिफिट होते हैं। तो देखो भाई अब ना पता हम क्या पढ़ने जा रहे हैं। हम पढ़ने जा रहे हैं इमेज ऑफ द रिवॉल्ट। मतलब देखो हमें इतना पुराना इतिहास है, 1857 से पहले का इतिहास है और पुरानी कहानी तो कई सालों से चल रही है। 1857 से पहले 1757 की क्रांति हुई थी, बैटल ऑफ प्लासी। इस बैटल ऑफ प्लासी से लेके 100 साल की जो जर्नी रही थी, अगर 1857 में ये ब्लास्ट हुआ मतलब एक क्रांति फूटी, तो देखो हमें ना ऑफिशियल रिकॉर्ड से ही पता चल पाते हैं। ऑफिशियल रिकॉर्ड्स में किसी ने कुछ ना कुछ बनाया होगा, कुछ ना कुछ लिखा होगा, है ना। तो वो किस तरीके से क्या कहते हैं परसेप्शन देना चाहते थे रिबेलियंस का, मतलब जो भी इस रिवॉल्ट को कर रहे थे, उस रिवॉल्ट को करने वाले जो लोग थे उनको किस तरीके से दिखाया गया था अपनी पेंटिंग्स के जरिए या किसी राइटर्स ने कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ लिखा होगा। तो ब्रिटिशर्स ने अपने पेंटिंग्स में दिखाने की कोशिश करी, क्योंकि उस समय में ऑफिशियल रिकॉर्ड्स एज अ ब्रिटिशर्स ही पब्लिश करते थे। लोकल लोगों के पास इतना क्या कहते हैं वो नहीं हो पाता था कि वो अपना खुद का कुछ पब्लिश कर पाए, वैसे लोग गुलाम थे, है ना। तो हमें कुछ आधिकारिक रिपोर्ट्स, आधिकारिक रिकॉर्ड्स, उन सबसे हमें देखने को मिलता है किस तरीके से वो लोग डरे हुए थे इंडियंस लोगों से जब वो रिवॉल्ट हो गया था। तो उन्हीं सभी में हम देखेंगे पिक्चर्स, कुछ देखेंगे, कुछ पेंटिंग्स देखेंगे, कुछ पेंसिल ड्राइंग देखेंगे, स्केचेस, पोस्टर, कार्टून्स, बाजार प्रिंटेड, ये सारी चीजें हमारे लिए जरूरी है। ये हमारे रिकॉर्ड्स को दिखाती है कि उस समय विद्रोहियों ने क्या क्या किया था। ठीक है, वन बाय वन देखेंगे। नंबर 1, इस पिक्चर का नाम है द रिलीफ ऑफ लखनऊ। इसे बनाया गया थॉमस जॉन्स बेकर के द्वारा। 1857 क्रांति ऑफकोर्स हुई थी, 2 साल बाद ये बनी थी। अब इसमें ये दिखाने की कोशिश करी गई है कि एक नायक है जिसे हम कैप्टन कैंपेल बोलते हैं, और इसमें ब्रिटिश अकाउंट में दिखाने की कोशिश करिए किस तरीके से क्या कहते हैं एक कोई ब्रिटिश अधिकारी आया था और उसने किस तरीके से जो क्या कहते हैं क्रिश्चियन मिशनरीज थे उनको बचाया और विद्रोहियों को किस तरीके से शांत कराया, उनको मार दिया है। तो इस पिक्चर में सीज ऑफ लखनऊ में दिखाने की कोशिश करें, द रिलीफ ऑफ लखनऊ में ये दिखाने की कोशिश कर जा रही है किस तरीके से एक ब्रिटिश ऑफिसर है जिन्हें हम क्या बोलते हैं, कैम्पबेल बोलते हैं, इनका नाम आप देख सकते हैं कैम्पबेल, और इन्होंने किस तरीके से ब्रिटिश मिशनरी को बचाया। उसके बाद हैवलॉक है उनको बचाया, और फिर दूसरा नाम है ऑट्रम करके उनका नाम है, उनको बचाया। और उसके बाद किस तरीके से यहाँ पे लखनऊ में एक स्टोरी दिखाई गई है इस पेंटिंग के थ्रू कि किस तरीके से यहाँ पे जो ब्रिटिश ऑफिसर्स है उसने अपने लोगों को बचा लिया। दूसरी एक इमेज है, इस इमेज का नाम है इन द मेमोरी। अच्छा, ये चीज क्यों बताई गई है मैं आपको बता दूं। जो बच्चे इन फ्यूचर आर्ट एंड कल्चर ऑफिशियल आर्ट एंड कल्चर सब्जेक्ट लेने वाले फ्यूचर में यूपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं, पीसीएस की तैयारी करना चाहते हैं, तो आर्ट एंड कल्चर के अंदर हमें पिक्चरों के माध्यम से भी इतिहास को जानने को मिलता है ना। तो वो यही है, तो इसीलिए हमने इसको थोड़ा सा टच यूपीएससी वाला देने के लिए इसलिए एनसीईआरटी की बुकों में ये थोड़ी इमेजेस दे रखी है। अब ये सारी की सारी इमेजेस ब्रिटिशर्स की तरफ से, क्यों? क्योंकि हम लोग तो 1947 के बाद आजाद होंगे, तो हमारी तो शुरुआत उस टाइम पे बननी चालू होगी ना। अभी तो अंग्रेजों ने पेंटिंग्स बनाई है, फिर हम लोग भी आएंगे आजादी होने के बाद, फिर अपनी वीर गाथाओं को, जो मंगल पांडे के बारे में हमने लिखा, हमने रानी लक्ष्मीबाई के बारे में लिखा, उन सब के बारे में बताया जाएगा। अच्छा, तो दूसरी बुक है इन द मेमोरियल और इसको लिखा गया है जोसेफ नॉलन पेटन ने इसे लिखा है, आप देख सकते हैं। इसमें एक अंग्रेजी महिला को दिखाया गया, बच्चों को दिखाया गया, और इसमें दिखाया गया किस तरीके से यहाँ पे देख सकते हो कि कुछ जो ब्रिटिश ऑफिसर्स तो नहीं पर इंडियंस कुछ हैं जो आपको पता है विद्रोहियों में सिपाही तो थे ही थे, तो किस तरीके से यहाँ पे बेचारे जो मासूम औरतें थी, बच्चे थे, उससे उनको मारा गया। इसीलिए ब्रिटिश की गवर्नमेंट ने इनको प्रोटेक्ट करने के लिए, इनके ऑनर को प्रोटेक्ट करने के लिए कि इनोसेंट वुमेन्स को ना मारा जाए, इवन उनकी सेफ्टी के लिए इंश्योर हो, और जो बेचारे हेल्पलेस चाइल्ड है उनको ना मारा जाए, क्योंकि ब्रिटिश ऑफिसर तो उस समय
समय पे इन लोगों को बचाएंगे कि भाई सिंपल सी बात है, उनके अपने खुद के लोग भी तो इंडिया में रहते थे। और इसी वजह से क्या कहते हैं, इस इमेज के अंदर जो 1859 में ही बनाई गई थी उसमें दिखाने की कोशिश करी गई किस तरीके से बेचारी महिला जो है अपने बच्चों को, इनोसेंट बच्चों को बचा रही है। और वहां पे सिपाही जो है, जो विद्रोह के वो हैं, आपको पता है वो तो किसी को नहीं छोड़ेंगे, वो किसी को नहीं छोड़ेंगे। तो इसमें एक तरीके से इमेज में दिखाया गया कि जो इंडियन सोल्जर है वो किस तरीके से लोगों के ऊपर जुल्म ढा रहे। एक इमेज ये रहा, इस इमेज के अंदर विलर्स पेंटिंग बोला जाता है इसे। विलर्स पेंटिंग में इसमें दिखाया गया किस तरीके से एक महिला जो है, एक महिला वो एक तरीके से इस पेंटिंग में दिखाने की कोशिश करेगी अपने आप को बचाने के लिए उसने लोगों को शूट कर दिया, है ना। ये कोई वुमेन है जो ब्रिटिश वुमेन है। और इन द अनदर सेट ऑफ स्केच एंड द पेंटिंग वी सी इन अ डिफरेंट लाइट दे अपीयर हीरोइक डिफेंडिंग देमसेल्फ अगेंस्ट द अटैक ऑफ रिबल्स। यानी कि रिबेलियन जो लोग हैं वो हमारे इंडियंस हैं, देख सकते हो। और जो ये वुमेन है, ये एक ब्रिटिश वुमेन है जो अपने आप को बचा रही है, ठीक है ना। तो इस पेंटिंग को हमने क्या बोला, विलर्स पेंटिंग, क्योंकि मिस्टर विलर ने इसको बनाया था, ठीक है। तो इसके बारे में दूसरा, इस पेंटिंग में ब्रिटिश ने सोचा कि हमें कहीं ना कहीं अपना ऐसा रूप अख्तियार करना पड़ेगा जो मतलब इंडियन सोल्जर को लग रहा है या लोगों को सिंपल सा लग रहा है कि यार अब अंग्रेज लोग क्या करेंगे जब हमने दिल्ली जीत लिया है। दिल्ली तो उन्होंने जीत लिया था, क्योंकि आपको पता है मेरठ से भाग के वो लोग दिल्ली पहुंच गए थे। जब दिल्ली पहुंच गए तो उसके बाद वो किस तरीके से क्या कहते हैं कैप्चर कर पाएंगे। तो इसीलिए अंग्रेजों को हराने की मतलब अंग्रेजों ने अपना गुस्सा दिखाने के लिए पेंटिंग्स में दिखाया किस तरीके से एक महिला जो है सबको मार रही है। तो 12 सितंबर 1857 के अंदर जस्टिस नाम की एक पेंटिंग है, जो एक क्या कहते हैं किसमें एक मैगजीन, पंच मैगजीन है, उसके अंदर लिखी गई थी। हर पोस्चर इज एग्रेसिव, हर फेस एक्सप्रेशन रेज एंड द डिजायर ऑफ द रिवेंज। देख सकते हो ना, इमेज बिल्कुल क्लियर दिखाया हुआ है कि न्याय की तरफ है कि आप तुम मासूम लोगों को मार रहे हो। कानपुर में हुए भीषण जनसंहार के समाचार में समूचे इंग्लैंड के प्रतिशोध में की गहरी चाह और भयानक अपमान का भाव पैदा कर दिया गया। तो इसमें वही दिखाया गया एक लेडी किस तरीके से अपना प्रतिशोध, रिवेंज ले रही है ना, समझ रहे। दूसरी पेंटिंग, इस पेंटिंग में दिखाने की कोशिश करिए, आपको पता है कि बंगाल का हिस्सा जो था, बंगाल में तो हमें बंगाली टाइगर देखने को मिलते हैं ना, याद करो पॉलिटिकल साइंस में उन्हें बताया था, पॉलिटिकल साइंस में बंगाल टाइगर वैसे भी खत्म होने वाले थे, हम लोगों ने उन्हें बचाने के लिए एक मुहिम चलाई थी। तो बंगाल टाइगर को किस तरीके से ब्रिटिश लॉयन जो है वो खा रहा है, किस तरीके से ब्रिटिश, क्योंकि बंगाल टाइगर का मतलब ये है कि वो मासूम लोगों को, मासूम बच्चों को मार रहे हैं, है ना। और यहाँ पे फिर क्या कहते हैं, ब्रिटिश लॉयन जो है वो आया और यहाँ पे एक तरीके का जस्टिस दिखाने की कोशिश करी जा रही है कि बंगाल टाइगर ने ब्रिटिश टाइगर ने बंगाल टाइगर को खा के या मार के अपना प्रतिशोध या रिवेंज ले लिया है। तो इस इमेज में ये दिखाने की कोशिश करी गई है, ठीक है ना। तो ये इमेजेस हुए। दूसरी ये इमेजेस है, इन इमेजेस में दिखाने की कोशिश करी गई जो भी अंग्रेजों के खिलाफ सिपाही थे वो सारे के सारे सिपाहियों को मृत्युदंड दिया जा रहा है। तो एक एक करके 4-4 लोगों को देख सकते हो, 12 लोगों को टांगा हुआ है यहाँ पे और इन्हें तोप से उड़ा दिया जाएगा। तो सोचिए इतनी भयानक सजा उस समय पे दी जा रही थी ताकि उसके बाद इन फ्यूचर में अंग्रेजों के खिलाफ कोई बोले ना। तीसरी ये इमेज है लॉर्ड कनिंग की, ये कनिंग की दया वाला इमेज है, इसे द क्लेमेसी ऑफ कनिंग बोला जाता है। इस इमेज में दिखाने की कोशिश करी गई कि कैसे नॉर्मल सिपाही, जो देख सकते हो इसके तलवार से खून टपक रहा है, इसका मतलब है कि सिपाहियों ने बहुत सारे बेगुनाह लोगों को मारा था। इस इमेज में लॉर्ड कनिंग को ये दिखाया गया है कि वो इनके सर पे हाथ रख के, उंगली रख के, मतलब हाथ रख के ये कह रहे हैं कि अगर आप लोग क्या कहते हैं हाँ हमारे खिलाफ नहीं जाएंगे अब तो हम आपको शायद से तोपों से ना उड़ाए। इस इमेज में ये दिखाने की कोशिश करी, क्योंकि ब्रिटिश और जो इंडियन सोल्जर थे वो अंग्रेजों के खिलाफ चले गए थे, और जब वो अंग्रेजों के खिलाफ चले गए तो उसके बाद तो आपको पता है कि धीरे धीरे करके अंग्रेजों ने जगहों को जीतते चले गए, और फिर जो सोल्जर बेचारे अंग्रेजों से लड़ना चाहते थे अब वो लड़ नहीं सकते। तो ये एक रीजन भी हो सकता है। तो इसीलिए इस इमेज में दिखाने की कोशिश करिए कि बाप बाप होता है, बेटा बेटा होता है, मतलब एक तरीके का। मैं ये नहीं कह रहा कि हम उनसे कम थे, हम उनसे बहुत ज्यादा थे, बट कोई ना कोई रीजन था कि हम लोग वॉर हार गए, वो भी मैं इसमें डिस्कस करूंगा। अब यहाँ पे बात करते हैं कि अब हमें हर जगह ब्रिटिश की पेंटिंग के अंदर गलत, इंफीरियर, या मैं कह सकता हूं कि ऐसा दिखाया गया है जो हम हमेशा गलत स्टेप ले रहे हैं। लेकिन जब हम लोग क्या कहते हैं आज़ाद हुए, जब हमारे क्रांतिकारियों ने बहुत कुछ सहा और सोचो उसके बाद भी हमें पेंटिंग्स में गलत दिखाने की कोशिश करी गई, तो इसीलिए हमने नेशनलिस्ट इमेजेस अपने खुद की भी बनाई। जैसे कि हमने 1857 की घटना को एक नेशनल मूवमेंट के रूप में लिया। मतलब ऐसा मूवमेंट ये इसलिए था क्योंकि इस मूवमेंट ये पहला, मैं बोल सकता हूँ, फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस था। मतलब हम बोलते हैं कि 1947 के अंदर अगर हमें आज़ादी मिली थी तो ऐसा नहीं है कि इस आज़ादी के पीछे गांधी जी 1915 में आने के बाद कारण बने, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मतलब बहुत सारे लोग हो सकते हैं
सकते हैं, पर गांधी उनमें से एक थे। तो बट उससे 100 साल पहले भी 1857 में ये ऐसा वॉर हुआ था जिसमें अंग्रेजों की हमने खटिया खड़ी कर दी थी। मतलब अंग्रेजों को लग गया था कि अब शायद से हम लंबे समय तक नहीं रुक पाएंगे, क्योंकि ये पहला वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस था जिसमें सभी सोसाइटी के लोग उस टाइम पे थे। क्योंकि हमने देखा था कि सभी सोसाइटी के लोग उस टाइम पे थे। अब यहाँ पे कुछ लोग तो कहते हैं कि हमें आज़ादी, सही आज़ादी तो 2014 में मिली है ना। अभी कंगना रनावत का एक स्टेटमेंट आया था, तो आज़ादी कब मिली है वो आपको खुद डिसाइड करना है। मैं उसे पॉलिटिकल इशू नहीं बनाना चाहता, मैं बस आपको बताना चाहता हूँ कि ये पहला वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस था जिस समय पे सेक्शन के सभी लोग आ खड़े हुए थे। और यहाँ पे क्या कहते हैं, लीडर जो थे उन्होंने हमारे बड़े बड़े लीडर, मतलब जो बड़े बड़े लीडर्स थे अंग्रेजों ने उनको एज अ शूर हीरो की तरह प्रेटेंड करा ही नहीं। इसीलिए बाद में जाके हम लोगों ने अपने ही लोगों को एज अ हीरोइक फिगर में दिखाने की कोशिश करी, ताकि आने वाले समय में लोग उनको याद रख सके। उधम सिंह को हमने दिखाया, शहीद आजम भगत सिंह को दिखाया हम लोगों ने। उसके बाद हमने फिर यहाँ पे इसी वॉर के अंदर जो पहला वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस था, मंगल पांडे को बहुत इंपॉर्टेंट दिखाया। फिर यहाँ पे हमने खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी, रानी लक्ष्मीबाई, जिन्होंने अपने सौतेले पुत्र को पीठ पे बांध के भी क्या कहते हैं वॉर पे लड़ने गई हो। तो वहां पे भी वो अपने आप में बहुत बड़ी बात थी, इसीलिए हमने इसमें दिखाने की कोशिश करी है। और यहाँ पे आप देख सकते हो ये रिवॉल्ट जो था ना, यहाँ पे द पीपल कम टुगेदर टू फाइट अगेंस्ट द ऑपरेसिव ब्रिटिश रूट। क्योंकि हमारा खुद भी तो दमनकारी नहीं था, हम लोग दमनकारी नहीं थे, इवन ब्रिटिशर्स हमें क्या कहते हैं मार रहे थे, है ना। इसीलिए हम लोगों ने अपनी कहानियों में, राइटर्स के द्वारा, फिल्मों के द्वारा, पोएम्स के द्वारा अपने शूरवीरों को पूरा सपोर्ट करा। जैसे एग्जांपल के लिए आपकी बुक के अंदर ये लिखा हुआ है, एक बुक में लिखा हुआ है, उनका नाम अगर आप देखें तो क्या कहते हैं रानी लक्ष्मीबाई, तात्या टोपे और मैनी अदर्स लोग हैं। उन लोगों के लिए एक है हमारी सुभद्रा कुमारी जी। सुभद्रा कुमारी जी, इन्होंने एक लाइन लिखी थी, वो लाइन बहुत फेमस हुई थी, खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी। बहुत बड़ा मतलब लेक्चर है इनका, मतलब बहुत बड़ा गाना इन्होंने लिखा था और वो बहुत फेमस हुआ था। अगर आप उसे नेट पे चेक करेंगे तो आपको ज़रूर मिलेगा, वो ज़रूर मिलेगा। तो हमने तात्या टोपे जैसे लीडर्स को, है ना, उसके बाद वाजिद अली शाह थे और ब्रजेश कादर थे, नाना साहब थे, है ना, तात्या टोपे थे, कितने सारे लोगों को हमने दिखाया कि हाँ यार ये लोग भी योद्धा थे जो अंग्रेजों से लोहा लेने के लिए तैयार थे। लेकिन पता है रिवॉल्ट जब एंड हुआ, हारने का कारण क्या बोला जाता है? जुलाई 1858 तक विद्रोही पूरी तरीके से अंग्रेजों द्वारा दबाए जा चुके थे, लास्ट ये था। उसके बाद हमारे कॉजेज ऑफ फेलियर बहुत सारे बोले जाते हैं, मैं इसमें एक रीजन नहीं दूंगा, मैं सटीक बता दूंगा, आप उतना ही याद रख लेना। नंबर 1 में बोला जाता है कि ये नेशन वाइड स्ट्रगल नहीं था। नेशन वाइड स्ट्रगल इसका मतलब कहने का सिंपल सा ये था, साउथ की साइड में तो स्ट्रगल पहुंचा ही नहीं, सभी को मैसेज एक जैसा नहीं मिल पा रहा था। तो इसीलिए ये स्ट्रगल सिर्फ और सिर्फ यूपी, बिहार, दिल्ली, है ना, और साथ में आपके हरियाणा के आसपास के इलाकों में, थोड़ा बहुत पंजाब में, बस ना तो नॉर्थ में ज्यादा पहुंच पाया ना साउथ में ज्यादा पहुंच पाया, उधर के इलाकों में पहुंच ही नहीं पाया। तो सभी लोगों को मैसेज कैसे मिलेगा कि अंग्रेजों को बाहर निकालना है ना। बंगाल में लोगों को पता था लेकिन सब जगह लोगों को नहीं पता था। दूसरा, देयर वाज नो कैपेबल लीडर। अगर हम बात करें तो कैपेबल लीडर की, तो कोई भी कैपेबल लीडर नहीं था। देखो यहाँ पे अंग्रेजों की अलग डिमांड थी, यहाँ पे हम बोल रहे थे कि बहादुर शाह जफर जी आप क्या कहते हैं हेड बन जाइए और पूरे वॉर को क्या कहते हैं लीड करिए, जबकि ऐसा हो ही नहीं पा रहा था। उनके खुद के बेर बिखरे हुए थे, मतलब इन द सेंस एज हो रही थी। तो ये एक रीजन था, इसलिए कोई सक्षम, बिल्कुल एक होता है ना मतलब बाहुबली जैसा कि भाई अकेला पूरी सेना को मार के आने का दम रखता हूँ, डर क्या होता है वो उसने फिल्म में बताया। तो ये एक लीडरशिप क्वालिटी जो होनी चाहिए थी उस टाइम पीरियड पे, अगर एक अकेली झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के पास थी तो क्या सभी के पास थी? नहीं थी। सभी इक्वल नहीं सोच सकते थे, किसान मजदूर नहीं लड़ सकते थे। हमें एक लीडरशिप क्वालिटी बिल्डअप करनी चाहिए थी, किसी एक नेता को हमें बनाना चाहिए था, हम नहीं बना पाए किसी एक को भी। दूसरा यहाँ पे बोला जाता है लैक ऑफ पॉपुलर सपोर्ट। पॉपुलर सपोर्ट था ही नहीं, ओके जितना होना चाहिए मास मूवमेंट का। हालांकि ऐसा है कि मास मूवमेंट यूपी बिहार जो मैं आपको प्लेसेस बता रहा हूँ वहां तो था, लेकिन एक टाइम पे एक जैसा नहीं था। इसीलिए दूसरा हमारे पास सबसे इंपॉर्टेंट चीज था, अगर अंग्रेजों ने हमें मॉडर्न एजुकेशन दी थी, याद करिए 1835 एक्ट, और मैंने पहले ही बताया था कि अंग्रेजों ने हमें पढ़ाना सिखा दिया था। तो इस मॉडर्न एजुकेशन का इस्तेमाल हम रिवॉल्ट में कर ही नहीं पाए जो हमें करना चाहिए। कम्युनिकेशन के लिए, इश्तिहार के लिए, लोगों से कम्युनिकेट करने के लिए, लोगों को समझाने के लिए बहुत सारी चीजें होती है जो हमें करनी चाहिए, हम नहीं कर पाए। दूसरा भाई सिंपल सी बात है, ब्रिटिश ऑफिसर्स के पास जो आर्म्स थे ना वो इनके कंपैरिजन में ज्यादा थे। मान लीजिए आदिवासी जनजाति लोग लड़ना चाहते थे तो किससे लड़ेंगे? तीर कमान से लड़ेंगे बस। लेकिन इनके पास तो अपनी गन थी ना, और सोल्जर्स के पास तो उन्हीं के पास गन थी जिन्होंने छीन के लाए थे, चोरी करके लाए थे। बेचारे तो फिर हाथी, डंडे, घोड़े इनसे लड़ रहे, उनसे कितना लड़ पाएंगे, है ना। दूसरा यहाँ पे एब्सेंस ऑफ यूनिटी, वही वाली बात बोल दी मैंने, अमंग द वेरियस रिलीजियस सेक्ट। मतलब एब्सेंस ऑफ यूनिटी का मतलब ये होता था कि मुसलमानों को और हिंदुओं को अगर साथ में लाने की सोची जा रही थी तो हमने स्लोगन तो बढ़ाए थे, लेकिन यूनिटी का कहने का मतलब ये था कि सभी एक साथ मिलकर लड़ेंगे, वो नहीं था।
किसान और यहाँ पे सिपाही एक अलग लेवल पे थे, राजा रजवाड़े अलग लेवल पे थे, रानियां अलग लेवल पे थे, बेचारे जमींदार लोग वो अलग लेवल पे थे। जमींदारों को कहा गया भैया आप हमारा सपोर्ट करो, हम आपको क्या कहते हैं मदद करेंगे, मतलब आप लोगों को हम लोग क्या करेंगे एक तरीके का आपको वो दे देंगे, क्या कहते हैं एक तरीके का आप लोगों को कंपनसेट दे देंगे अगर आपने हमारी वॉर में मदद करी तो ये एक चीज था जो क्या कहते हैं हमारे लॉस का कारण बना था, ठीक है ना। तो यहाँ पे सभी को यूनाइट करने वाला कोई बंदा था ही नहीं। फिर यहाँ पे रिजल्ट क्या हुआ, रिजल्ट सबसे पहला ये हुआ कि क्राउन रूल हो गया स्टार्ट। पहले ईस्ट इंडिया कंपनी ही रूल करा करती थी, मतलब पहले कंपनी रूल करा करती थी ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से, लेकिन 1 नवंबर 1858 के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन खत्म हो गया और यहाँ पे क्राउन शासन यानी कि रानी का शासन चालू हो गया। यानी कि इंडिया के अंदर अब कंपनी राज नहीं करेगी, रानी राज करेगी, रानी के नाम पे कोई बंदा भारत के अंदर राज करने लग जाएगा। दूसरा, इंडियन आर्मी रिकॉग्नाइज करी गई, मतलब पूरी तरीके से आर्मी को दोबारा से बनाया गया, मतलब क्योंकि ब्रिटिश सोल्जर आपको पता है उस समय इंडियंस भी थे और इंडियंस को भाई अब उनकी स्टेप को और कड़ा करने के लिए भाई कहा गया कि हमें दोबारा से एक पुलिस रिफॉर्म लाना पड़ेगा, हमें पुलिस एक्ट लाना पड़ेगा और हमें आर्मी को दोबारा से रिबिल्ड करना पड़ेगा। ये रिजल्ट हुए, हमने ग्रोथ ऑफ इंडियन नेशनलिज्म उसका विकास हुआ था, ये बिल्कुल फैक्ट बात है। इसके बाद से ही हमारे दिमाग के अंदर ये बिल्कुल वो हो चुका था कि अब अंग्रेजों को एक मौका मिल जाए हम छोड़ेंगे नहीं छोड़ेंगे। नेशनलिज्म मूवमेंट यहाँ से धीरे धीरे लोगों को स्टार्ट होने लग गया था और गांधी जब 1915 के अंदर भारत में आए थे तो उसके बाद ये और ज़्यादा तेज़ी से बढ़ने लग गया था। अब यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट बात जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैं पहले आपको बताना चाहता हूँ जर्नल। याद रखिएगा जब ये सिर्फ इनके पास बंगाल था, जब इनके पास सिर्फ बंगाल था तो यहाँ पे जनरल अपॉइंट करे जाते थे। क्या अपॉइंट करे जाते थे? जनरल, ठीक है ना, जनरल अपॉइंट करे जाते थे। लेकिन जब इनके पास बंगाल हो गया, बॉम्बे हो गया, उसके बाद मद्रास हो गया, जब ये तीनों इलाके हो गए तो इसके बाद इन्होंने जनरल नहीं गवर्नर जनरल अपॉइंट करने लग गए ये लोग, ठीक है ना। गवर्नर से एक बड़ी पोस्ट गवर्नर जनरल वो बनने लगे। लेकिन जब कंपनी पूरी तरीके से भारत को जीत चुकी थी और कंपनी के नाम पे अब ब्रिटिश क्राउन शासन करेगा, यानी कि रानी तो भारत आएगी नहीं शासन करने के लिए, इसलिए गवर्नर जनरल के ऊपर भी एक और पोस्ट बना दी गई, उसे बोला गया वायसराय। ओके, वायसराय की पोस्ट भारत के अंदर क्या कहते हैं बनाई गई और उसके बाद भारत के अंदर वायसराय ही चलने लगे थे। तो लास्ट हमारे वायसराय कौन थे आपने मुझे कमेंट करके बताना है। ओके, सो भाई दिस इज इट इन दिस चैप्टर और इतना ही इस चैप्टर के अंदर बताने की कोशिश करी गई है। आई होप यू लाइक दिस चैप्टर और वीडियो को एंड तक देखने के लिए बहुत बहुत थैंक यू, ठीक है। बाकी तो ये सारी चीज़ें हैं, ये मुगल साम्राज्य का अंत हुआ था ये मैंने बताया नहीं, तो आप समझ लीजिएगा अंत हुआ था, ये तो सभी को पता है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो टिल द एंड। अगर आप चाहते हैं हर चैप्टर को 20 मिनट में खत्म करना तो वो सीरीज में जल्दी स्टार्ट करने वाला हूँ, पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। बाकी मिलते हैं वीडियो के अगले पार्ट में। आई होप वीडियो अच्छी लगी होगी। जय हिंद, जय भारत।